ओके जी, आगाज करते हैं लेक्चर 41 का। ऑनलाइन वालों, अल्लाह पूछेगा आप लोगों से, चाय का कप हाथ में पकड़ के लेक्चर सुनते हो, वो भी 2.5x पे। कोई बात नहीं, कल तो आओगे ही नहीं इधर। ओके, कल आपके साथ कुछ एंट्रीज डिस्कस हुई थी और कल गालिबन रह गई थी एंट्री पेरोल वाली, लेबर की एंट्री रह गई थी, वो आज डिस्कस करते हैं। अच्छा, कल मैंने आपको ये भी बताया था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, जिसमें हम अकाउंट्स वगैरह बनाते हैं, एंट्रीज वगैरह, वो दो तरीके से हो सकती हैं। एक हो सकती है इंटीग्रेटेड, एक हो सकती है इंटरलॉकिंग। जो इंटीग्रेटेड है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उसमें सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी सिर्फ एक जगह पे ये अकाउंट्स मेंटेन हो रहे होते हैं, सारी एंट्रीज वही कर रहे होते हैं। जबकि जो इंटरलॉकिंग होती है उसमें फैक्ट्री में अकाउंटिंग अलग लोग बैठ के कर रहे होते हैं और हेड ऑफिस में अकाउंटिंग अलग लोग बैठ के कर रहे होते हैं। दोनों अकाउंटिंग अलग अलग कर रहे होते हैं और एंड पे आके उनको कंसोलिडेट कर दिया जाता है। और इसमें मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो एरिया हेड ऑफिस के पास होता है वो उसके अंदर एंट्रीज करते हैं, जो एरिया फैक्ट्री के पास होता है वो उसमें एंट्रीज करते हैं, एक दूसरे के लेजर्स में, एक दूसरे के अकाउंट्स में नहीं घुसता है। ओके, जैसे मटेरियल फैक्ट्री का एरिया है, वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री का एरिया है, फिनिश गुड्स फैक्ट्री का एरिया है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल जो है वहां पे बात फिर हेड ऑफिस में आ जाती है, सेल्स हेड ऑफिस में आ जाती है। तो सेल्स में हेड ऑफिस वाले एंट्री करेंगे, जबकि फैक्ट्री वालों का सेल्स में कोई ताल्लुक नहीं है। एडमिन एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस में हो रहे हैं उसमें फैक्ट्री वालों का कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात आपके साथ कल हुई थी और ये मैंने भी कल आपको शायद बताया था कि नहीं बताया था, बहरहाल आज बता देता हूं कि जो हमने सारी एंट्री डिस्कस की थी ये असल में इंटीग्रेटेड की थी, ये इंटीग्रेटेड की थी, सिंगल सेट ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज थी। तो आज इंशाल्लाह हम इसमें लेबर पढ़ते हैं और लेबर पढ़ने के बाद जो है वो इनको कंप्लीट करते हैं, जो सवाल आपको दिया था वो करते हैं और फिर इंटरलॉकिंग की तरफ जाएंगे। ओके, इंटीग्रेटेड के अंदर जो आपके सामने एंट्रीज हैं किताब के अंदर, उससे कुछ बेहतर एंट्रीज मैं आपको लिखवा रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये एंट्रीज जो है इसके अंदर कुछ एक दो चीज़ें मुझे लग रहा है बेहतर हो सकती हैं, क्योंकि पास्ट पेपर जो है आई कैप के, उसके अंदर ना कुछ एक दो चीज़ें आई हैं जो कि हमें एंट्री के अंदर एम्बेड करना ज़रूरी है। ओके, तो क्या करेंगे जी हम यहाँ पर, तो सबसे पहले हम पेरोल की एंट्री करेंगे, जिसके अंदर हम करेंगे जी रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। जज़ाकल्लाह मेरे दोस्त, किस खुशी में, तो जिस खुशी में भी है यार, बड़ा हैवी ठंडा है यार, जज़ाकल्लाह दोस्त। ओके, बात करते हैं जी पेरोल की या लेबर की, बल्कि डायरेक्ट लेबर लिखना मुनासिब नहीं है। जब डायरेक्ट की बात आती है आप समझेंगे कि बस इसके अंदर डायरेक्ट ही इनडायरेक्ट नहीं, हालांकि इनडायरेक्ट भी हो सकता है, तो हम हाली लेबर लिखते हैं, लेबर की एंट्रीज या फिर पेरोल की एंट्रीज। किताब में जो लिखी है उसको इससे रिप्लेस कर दीजिएगा। ले जी, होगा क्या, सबसे पहले होगा ये कि पेरोल की एंट्री होगी। पेरोल की एंट्री कैसे होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल। हेड ऑफिस में जो हजरात बैठे हुए हैं वो ये काम कर रहे होंगे और वो क्या काम कर रहे होंगे, वो पेरोल को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वो कहेंगे कि भाईजान एक पेरोल है हेड ऑफिस का और एक पेरोल है फैक्ट्री का, इन दोनों को वो अलग अलग रखेंगे। जो पेरोल हमारे पास हेड ऑफिस का है इसके अंदर तीन चीजें आ रही होंगी, एडमिन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक होगी बात, ये आ रही होंगी। और जो फैक्ट्री का पेरोल होगा, फैक्ट्री के पेरोल में कुछ लेबर डायरेक्ट की होगी और कुछ लेबर इनडायरेक्ट की होगी। ले जी, ये दो खर्चे क्या करेंगे, ये दो खर्चे वो अपने पास अपने लेजर में डेबिट कर देंगे। इसके अंदर जब हम लेबर का लेजर बनाते हैं, आपको याद होगा, तो ये जो फैक्ट्री पेरोल है ये वो यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे। वो जो डायरेक्ट लेबर का नहीं हम बनाते, वो हम यहां पे रिकॉर्ड कर देते हैं, ये वो चीज है। क्रेडिट क्या होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रेडिट होगा जी सबसे पहले पेरोल पेबल। लेकिन आपको पता है कि आप थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी सादी जबान पे आप लोग यकीन नहीं रखते हैं, आपको ना जरा टेक्निकल जबान चाहिए। कॉस्ट में ऐड नहीं होता, कॉस्ट में एब्जॉर्ब होता है, यू नो ब्रो मैन ब्रो। तो उसके लिए एक्रूड पेरोल का लफ्ज ना जरा हमें ज्यादा खूबसूरत लगता है। पेरोल पेबल तो एक इंजीनियर भी कह सकता है कि ये मेरा पेबल है, एक डॉक्टर भी कह सकता है ये मेरा पेबल है, लेकिन फिर डॉक्टर में और चार्टर्ड अकाउंटेंट की गुफ्तगू में फर्क कैसा,
फर्क तो ऐसा नजर आएगा, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दिस इज एन एक्रूड पेरोल मैन। एक्रूड पेरोल क्या होता है? ओ पेबल, तो मैं भी तो यही कह रहा था, नहीं 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 सर, एक्रूड पेरोल। बात समझ आ रही है? नो, ओ डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रही है, ओ मैन यू हैव अ हेडेक, जरा होती ना एक ब्रो मैन, ब्रो लुक, वो ब्रो लुक इसमें आती है। तो एक्रूड पेरोल है, पेरोल पेबल ही, बट एक्रूड पेरोल। अब कुछ बातें जो यहां पर नहीं लिखी हुई, मुझे बताइए कि एक चीज आप लोगों ने टेक्स्ट में लाजमी पढ़ी होगी, टेक्स्ट पढ़े ना आप, टेक्स्ट में आप लोगों ने एक चीज लाजमी पढ़ी होगी कि जब भी एक शख्स 100 रुपए की उसकी सैलरी होती है तो एम्प्लॉयर को ये नहीं कहा जाता कि 100 का 100 पे करो, उसमें से 10 रुपए टैक्स काटो और टैक्स काटने के बाद बाकी का 90 रुपए पे करो। ये पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? तो वो क्या इसकी एंट्री करता होगा? वो एंट्री करता होगा डेबिट पेरोल एक्सपेंस पूरे 100 से, क्रेडिट कैश या पेबल या एक्रूड पेरोल 90 से, और ये 10 रुपए का क्या करता होगा? वो करता होगा इनकम टैक्स पेबल 10 रुपए से। सारी बात है, ये टैक्स उसने हुकूमत को पे करना है, तो क्या इनकम टैक्स पेबल 10 से नहीं होगा? तो भाई याद रखिएगा, यहां पर एक और चीज जो लायबिलिटी के तौर पे क्रिएट की जाती है, दैट इज इनकम टैक्स पेबल। कि ये जो आपकी सैलरी का एक्सपेंस है, ये सारे का सारा पे नहीं होता, इसमें से कुछ टैक्स काट लेता है एम्प्लॉयर और वो टैक्स लायबिलिटी के तौर पे बन जाता। अभी इसको पे भी करेंगे, ओके, अभी इसको हम पे भी करेंगे, ओके। आगे चलते हैं जी। प्रोविडेंट फंड की टैक्सेशन पढ़ ली आप लोगों ने? पढ़ लिया ना? प्रोविडेंट फंड भी आप लोगों ने पढ़ लिया हुआ है। प्रोविडेंट फंड में क्या होता है भाई? अगर आपकी तनख्वाह 100 रुपया है तो हो सकता है 5 रुपए एम्प्लॉयर उसमें से प्रोविडेंट फंड काट ले, 10 रुपए टैक्स भी तो काटना है, हो सकता है 90 ना दे, 85 रुपए दे। इसकी एंट्री एम्प्लॉयर क्या करेगा? एम्प्लॉयर एंट्री करेगा, उसके लिए तो ये खर्चा है 100 रुपए का। फिर वो क्या करेगा? वो करेगा क्रेडिट कैश या क्रेडिट पेबल, कितने से? 85 से। क्रेडिट इनकम टैक्स पेबल 10 से। और क्या बाकी 5 रुपए का क्या करेगा? ये वो प्रोविडेंट फंड है जो उसने एम्प्लॉय की सैलरी में से रोक लिया है और रोक के अब इसने प्रोविडेंट फंड में जमा कराना है। तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं क्रेडिट प्रोविडेंट फंड पेबल 5 रुपए? तो क्या प्रोविडेंट फंड जो इस सैलरी में से कटा होगा, क्या वो आपकी लायबिलिटी नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो प्रोविडेंट फंड पेबल ये भी क्रेडिट होगा, और मैं इसके आगे लिखने लगा हूं कि ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाला है। अभी मैंने इसके अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात नहीं की, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन होता है ना। तो मेरे भाई ये दो हो गए डेबिट और ये 3 हो गए क्रेडिट। ले जी, ये आपके रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की एंट्री होगी। हैवी थी क्या नहीं? ओके, 14 तबक रोशन हुए क्या नहीं? ये पे नंबर पे नहीं लिखी हुई, मैंने आपको यही बताया कि जो आपकी यहां पे ये देखें, ये एंट्रीज हैं गालिबन 243 पे जो एंट्रीज लिखी है ना पेरोल की, नजर आ रही है? कल हमने पेरोल छोड़ दिया था। ये एंट्रीज मैं जब देख रहा था ना तो मुझे ये कोई इतनी मुनासिब नहीं लगी, क्योंकि इसके अंदर ना आईकैप के पास्ट पेपर का कॉन्सेप्ट कवर नहीं हो रहा। तो इसलिए फिर मैंने कहा मैं आपको एंट्रीज ना मुकम्मल वाली कराता हूं, वो मेरे पास लैपटॉप में मौजूद है। तो ये वाली एंट्रीज आपको पूरी कराता हूं, इससे आपके आईकैप के सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। प्रोविडेंट फंड की बात वो करता है पेपर में, इसमें वो नहीं है, इसलिए ना उसकी जगह पे आप ये लिख लें।
जी, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ होगा, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कुछ दोनों होगा। नहीं, हेड ऑफिस की कॉस्ट ओवरहेड में आती नहीं है, हेड ऑफिस की कॉस्ट तो फैक्ट्री की कॉस्ट नहीं है, वो तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं आएगी, वो तो अलग जाएगी, उसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। अभी देखें, अभी ये सारी कहानी कंप्लीट होनी है, अभी तो रिकॉर्डिंग हुई है, अभी तो इसकी पेमेंट होनी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन में देखें आपके साथ होती है क्या अभी। ओके, चले जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं जी इस पेरोल की पेमेंट पे। ये नीचे मैं एंट्रीज मिटाने लगूं भाई, मुझे कुछ यहां पे जगह चाहिए, मैं मिटाने लगूं। अब आते हैं जी हम पेमेंट ऑफ पेरोल के ऊपर, कि इस पेरोल की पेमेंट कैसे होगी। रिकॉर्डिंग के बाद आएगी जी पेमेंट ऑफ पेरोल। वैसे एक दिल चाह रहा है मेरा, नहीं चाह रहा, रहने दें, सवाल पे ही करेंगे, छोड़े अभी, बस एंट्रीज पे फोकस करें, नंबर पे ना हो। पेमेंट में अब आप क्या करेंगे, ये जो एक्रूड पेरोल आपके जिम्मे था, ये आपने डेबिट करके पे कर दिया, और क्रेडिट क्या आपने बैंक कर दिया या कैश कर दिया। ले जी, जो आपने लोगों की नेट सैलरी पे करनी थी, वो नेट सैलरी आपने लोगों को पे कर दी। ठीक होगी बात। अब आपके जिम्मे इनकम टैक्स पेबल रह गया, आपके जिम्मे प्रोविडेंट फंड पेबल रह गया। ठीक होगी बात, ओके। अभी और भी कुछ चीजें रहती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे जी, जो पैसा आपने इनकी सैलरी में से काटा, टैक्स का और प्रोविडेंट फंड का। टैक्स का पैसा किधर जाएगा जी, टैक्स का पैसा एफबीआर को जमा करा देंगे आप। और प्रोविडेंट फंड का पैसा कहां जाएगा, प्रोविडेंट फंड का पैसा चला जाएगा जो आपने बैंक अकाउंट खुलवाया हुआ है, जहां पे आप प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉयज का रखते हैं, उस बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। और ये प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कौन सा है जी, एम्प्लॉय वाला। और आप क्रेडिट कर देंगे बैंक को या फिर कैश को। ये आपकी होगी जी पेमेंट और डिडक्शन के, जो आपने ये दोनों पैसे काटे थे, ये भी आपने जमा करा दिए, तो आपके सर से सारी लायबिलिटी उतर गई पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अगली चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल। अब ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल क्या है। देखिए, आपको एक बात बताई थी कि हेड ऑफिस वालों को ना कुछ पता नहीं होता कि ये पैसे कहां कहां जाने चाहिए। उन्होंने एक लेजर बनाया, फैक्ट्री पेरोल को डायरेक्ट लेबर में डाल दिया, और जो हेड ऑफिस की थी एडमिन वालों का एडमिन का एक लेजर बना होगा, सेलिंग वालों का सेलिंग एक्सपेंस का एक लेजर बना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन वालों का डिस्ट्रीब्यूशन बना होगा। उससे हमें कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि वो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में कहीं शामिल नहीं है, इसलिए वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हम है इसमें इंटरेस्टेड। अब देखें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों उसने एक्सपेंस आउट कर दिए। याद करें वो एंट्रीज, हमने तो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना होता है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करना पड़ेगा, याद है, ये सब याद है। अब वो काम हम करने लगे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है इसके अंदर डायरेक्ट भी है, इसके अंदर इनडायरेक्ट भी है। इनडायरेक्ट तो कल बात हुई थी कि इनडायरेक्ट को शायद यहां से निकालना पड़ेगा और उसको एफओएच में जाके डेबिट करना पड़ेगा, जैसे मटेरियल को किया था कल। और इसके अलावा जो डायरेक्ट है उसको भी यहां से निकाल के वर्क इन प्रोसेस में ले जाना पड़ेगा। ये दो काम करने पड़ेंगे। अब ये काम होंगे सारे डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। अब डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होगा, ले जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इन दोनों लेजर्स को करूंगा रिवर्स। इन दोनों लेजर्स को मैं करने लगूं रिवर्स। हेड ऑफिस वालों, ये फैक्ट्री वाले कह रहे हैं उनको, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों से, तुम्हें एंट्रीज करनी नहीं आती, तुमने सारी एडमिन सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन क्या तुमने एक ही लेजर में डाल दी है, इतनी तुम्हें अकल नहीं है, ऐसा नहीं होता, ऐसे मत करो। और तुमने फैक्ट्री पेरोल को भी इकट्ठा कर दिया है, हेड ऑफिस वालों, अल्लाह पूछेगा। ये दोनों तो हो गए क्रेडिट। टेस्टर कहां है ये क्रेडिट हेड ऑफिस वाले खुद कह देंगे, ये फैक्ट्री वालों को कहने पे करेंगे। अब देखें वन बाय वन क्या होता। जो पेरोल एडमिन है, ये डेबिट हो जाएगा एडमिन एक्सपेंसेस में। जाहिर बात है, एडमिन एक्सपेंसेस हमारा बॉस अलग से देखना चाह रहा है। सेलिंग, सेलिंग एक्सपेंसेस में चला जाएगा। क्या ख्याल है, इसका अलग लेजर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन वाला डिस्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा। ले जी,
ये जो मैंने हेड ऑफिस की एंट्री एक ही लेजर में की थी, अब मैंने इसको भी 3 हिस्सों में तोड़ के इसको मजीद बेहतर बना दिया। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम मेरे भाई? ओके, अब मुझे बताइए कि ये डायरेक्ट जो है ये कहां जाना चाहिए? ये तो मैंने देखा था कि ये तो वर्क इन प्रोसेस में जाना चाहिए, तो क्या मैं वर्क इन प्रोसेस में यहां पे ना लिख दूं और इसके आगे आपके समझने के लिए लिख दूं जी डायरेक्ट वाले, और देखें एंट्री क्या हो रही है, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट लेबर। तो क्या यही एंट्री नहीं हो रही, डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट लेबर? कल जो एंट्री, जो इतने दिनों से एंट्रीज पढ़ने, क्या ये एंट्री हो गई? ओके, अब क्या करना है जी, अब हमने करना है डेबिट एफओएच, और इसके लिए आपकी किताबों के अंदर ना एफओएच कंट्रोल अकाउंट का लफ्ज भी कभी कभी यूज हो जाता है, तो मैं वो भी लिख देता हूं साथ ही, और ये होगा इनडायरेक्ट वालों का। क्या एंट्री हुई थी कल? एफओएच डेबिट, डायरेक्ट लेबर या पेरोल क्रेडिट। तो देखें पेरोल क्रेडिट, एफओएच कंट्रोल डेबिट, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अब हर चीज अपने अपने ठिकाने पे आ गई। अब्बू घर चिप्स लाए थे सारी की सारी इकट्ठी, अम्मी ने 5-6 बहन भाइयों में अपने तरीके से बांट दी। अब जो डब्बे में आई थी वो डब्बे खाली हो गए और सबकी अपनी अपनी प्लेटें फुल हो गई। लेवल नहीं हो गया? ओके, जूस आया था, सबके अपने अपने ग्लास में आ गया, सबको अपना अपना जूस जितना हिस्सा था वो दे दिया। ऑनलाइन वालों, वेरी नाइस जूस मैन। ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलजुल के होती है ये, क्योंकि पहली 3 एंट्रीज हेड ऑफिस की हैं, ये हेड ऑफिस वाले करेंगे, और ये जो 2 एंट्रीज हैं ये फैक्ट्री की होती हैं, ये फैक्ट्री वाले करेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री ये है डिस्ट्रीब्यूशन वाली, इसको बड़े ध्यान से करना है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन की समझ आ गई कि जो आपने डब्बों के अंदर चिप्स डाले हुए थे, अब वो सबकी अपनी अपनी प्लेटों में चले गए, डब्बे खाली हो गए और अपनी अपनी प्लेटों में सबके चिप्स चले गए, जिसका जितना हिस्सा था वो उसको मिल गया। और अब आपको सही नजर आ रहा है, ये बड़े शौकत का है, ये छोटे शौकत का है, ये मजीद छोटे शौकत का है, ये सबसे छोटे शौकत का है। ओके ओके, अगली चीज, अब सवाल ये है कि चूंकि हमने सवाल के अंदर प्रोविडेंट फंड भी डाला हुआ है, तो प्रोविडेंट फंड की इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन की एंट्री हो गई। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि इन दोनों के अंदर ये जो एक्सपेंस है, क्या इसके अंदर इंप्लॉइज का प्रोविडेंट फंड का जो इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन है वो शामिल है? याद करें, टैक्स के अंदर टैक्सेशन पढ़ते हैं ना, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल नहीं होता। क्यों नहीं होता? सैलरी के अंदर शामिल है वो, ऐसे ही है। इसका मतलब है इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन इन दोनों के अंदर शामिल है। इसका मतलब है कि जब मैंने इसको क्रेडिट किया, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन भी साथ एडजस्ट हो गया, और जब मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन भी साथ साथ अपने अपने एरियाज में चला गया। कोई मसला? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तो भी रहता है भाई, वो भी तो एम्प्लॉयर ने पे करना है। तो अगर एम्प्लॉयर जो है वो कंट्रीब्यूशन पे करेगा तो उसका क्या करना है? नहीं जी, अगली बात उसकी आ गई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। ले जी, अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बारी आ गई। क्या करेंगे जी? डायरेक्ट ही प्लेटों में फेंक देते हैं इसको। मिसाल के तौर पे कैसे होगा? जो एडमिन वाले होंगे वो हमारे एम्प्लॉयर के लिए एडमिन एक्सपेंसेस है। जो सेलिंग वाले लोग होंगे उनका जो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन है वो सेलिंग में चला गया। डिस्ट्रीब्यूशन वालों का डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया। जो फैक्ट्री में डायरेक्ट लोग होंगे, डायरेक्ट लेबर वाले लोग होंगे, वो वर्क इन प्रोसेस में चला गया। और जो इनडायरेक्ट वाले लोग होंगे उनका एफओएच कंट्रोल में चला गया। ले जी, एम्प्लॉयर ने जो अपना प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन था वो भी एक्सपेंस आउट कर दिया। और फिर क्या करेगा जी? अब यहां पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है
कि आप यहां पर या तो प्रोविडेंट फंड पेबल रिकॉर्ड कर दें, और जब आप ये रिकॉर्ड करेंगे तो फिर इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा जी, इसकी पेमेंट भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो आप क्या करेंगे, प्रोविडेंट फंड पेबल और क्रेडिट कर देंगे बैंक या कैश। ओके, और आपकी मर्जी है यहीं पे डायरेक्ट बैंक या कैश कर दें, वो आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ऑर्डर ये है, सबसे पहले आप पेरोल को रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद आप उस पेरोल की पेमेंट करेंगे, फिर जो आपने पैसे काटे हुए उसकी पेमेंट करेंगे, फिर सबसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर आप एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड करेंगे, और अगर आपने यहां पे बैंक और कैश नहीं रखा बल्कि प्रोविडेंट फंड पेबल रखा हुआ है तो फिर आप इस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की पेमेंट भी करेंगे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है भाई। ओके नहीं जी, अब सारा खर्चा पूरा हो गया एंड दीज आर योर एंट्रीज फॉर डायरेक्ट लेबर, तो नहीं सॉरी कहना चाहिए खाली लेबर, पेरोल की एंट्रीज आपके सामने मौजूद है। नोटित नोटित। हैवी एंट्रीज थी जी, ये 2 दिन का चैप्टर है, बस फारिग हो गया चैप्टर? नहीं फारिग नहीं हुआ अभी, कल ये लोग आएंगे ना, कल तो मैं सोच रहा हूँ बुला ही लूँ इन लोगों को, क्या ख्याल है जी? कल किस बात की छुट्टी? खान साहब का क्या बना भाई, छोड़ दिया हाईकोर्ट ने या अभी अभी पेशी हो गई है? अभी होनी है, जरा कोई पता पुता करें क्या सीन है, जरा कैमरे पे इनको बता देगा तो खान साहब छूट गए तो कल हालात नॉर्मल रहेंगे, सीधी सी बात है, फिर कल तो ऑन ही होगा। लेकिन अगर खान साहब को अगर दोबारा पकड़ लिया तो फिर हालात अल्लाह माफ़ करे, फिर मुझे लगता है कोई गड़बड़ हो जानी है। तो बहरहाल देखते हैं इसको भाई। यार नहीं हुआ कॉस्ट का टेस्ट, यार डिस्कस भी करने वाले हैं, अब वो सारी बात है, कुछ चीज़ें पेंडिंग है, लेकिन चले कोई बात नहीं मेरे दोस्त, खैर है। ऑनलाइन वालों सारी नोट करो एंट्रीज, एक किताब में मौजूद नहीं है। प्रोमैक्स भाई 11 वाले भी और 14 वाले भी, ये आप भी नोट कर लें, वैसे सारी आईफोन प्रोमैक्स वाले हैं माशाल्लाह, अमीर लोग हैं। सर बैठ जाए, मुझे तो सजा मिली है, आपको किस बात की सजा मिली है? सर इजी होके बैठे सर, कोई बात नहीं, चिल करें। ये लोग क्या छोड़कर गए, समीर भी छोड़कर चला गया, अहमद भी छोड़कर चला गया, आज नहीं भाई आ गए हमारे पास। जे समीर को बुखार हो गया, ओहो, ठीक ठाक है अब? ओके नोट हो गई नोट। आइए जी माजी के पर्चा जात पे आते हैं, जो सवाल आपको दिया था, कौन सा सवाल था जी? अजाब वाला, सॉरी आजाद वाला, नॉट अजाब। मिस्टर आजाद, मैन मिस्टर आजाद मिस्टर गुलाम, और हम कोई गुलाम है जो आप कहेंगे और हम मान लेंगे? मिटा दो ये सारा कुछ। ओके ऑनलाइन वाले तो पॉज भी कर सकते हैं, चाय पी रहे हैं हाथ में, कॉफी के कप पकड़े हुए हैं, एसी चलाया हुआ है, बिस्तर में घुसे हुए हैं और लेक्चर सुन रहे हैं, वो भी 2.5x पे। अजीब लोग हैं यार, कोई टेबल चेयर रखें, कोई तसल्ली से उस पर बैठें, कोई पढ़ने का माहौल वगैरह बनाएं। मोबाइल भी चल रहे हैं साथ, टीवी पे खान साहब की पेशी भी चल रही है, कॉफ़ी भी चल रही है, व्हाट्सएप भी चल रहा है, लेक्चर भी चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा, दिमाग नहीं चल रहा बस मुझे लगता। यूं भी मुबशर क्या बनेगा फिर आज? नहीं नहीं मैं वैसे पूछ रहा हूँ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है कि आज क्या बने? हाँ ओ तो वो नहीं, वो छूट जाएगा, ये दिल की ख्वाहिश थी। अच्छा यानी ये वो नहीं वो है। सवाल नंबर 3 पे आइए, मिस्टर आजाद। मिस्टर आजाद हैज प्रोवाइडेड यू, ये कल होमवर्क दिया था आपको, द फॉलोइंग, अब आप अपने उस पे ही थे, ओन पे ही थे, अल्लाह करे किया ही हो आपने सवाल।
फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इस फैक्ट्री लेजर फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर 2005 का डाटा दिया गया। करना क्या है? राइट अप कहते हैं बनाना को। फॉलोइंग अकाउंट्स, मटीरियल्स, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, फैक्ट्री ओवरहेड, कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये वाले आपने 5 लेजर बनाने हैं। ठीक है जी, बना लेते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम है। डाटा दिया गया है, शुरू करते हैं, साथ साथ एंट्रीज करते जाएंगे। मुझे मेरा भाई बताइए कौन कौन से उसने अकाउंट्स मांगे। सबसे पहले पीक फिनिश ऊपर नहीं, सबसे आगे सबसे ऊपर होता है वो मटेरियल। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, और उसके अलावा फिनिश गुड्स। उसके बाद मैं असल में ना ये इस तरह से बना रहा हूं जिस तरीके से मैंने ना आपको समझाए हुए हैं, ये ऐसे ही बना के समझाए हुए ना, इसी शक्ल में, इसी फॉर्मेट में। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि जरा ना वो शक्लें जहन में रहें कि कौन सा लेजर किधर था। और इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम यहां पे बनाते थे। क्या मैं इसको कॉग्स लिख सकता हूं? क्या आप लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपका सीए क्वालिफाइड नहीं है। आपने पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है, आपने पूरा वर्क इन प्रोसेस लिखना है। ओके, जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर ऐसी हरकतें किया करें। ओके ओके। एक दिल चाह रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, कि मैं यहां पे लेबर का भी बना दूं। एक से बेचारे का क्या कसूर है? क्या ख्याल है? ये भी बना देते हैं। वैसे सवाल में लेबर नहीं है उस तरह से, लेकिन बना देते हैं। कंट्रोल अकाउंट बैलेंसेस एज ऑन अक्टूबर 1 2005। सर जो क्वार्टर 31 दिसंबर 5 को खत्म हुआ है ना, उसका डाटा उसने आपको दिया हुआ है, और 1 अक्टूबर 5 के बैलेंसेस आपको दे रहा है। क्या ये ओपनिंग बैलेंसेस नहीं है? बिल्कुल ओपनिंग है। मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रहा है जी? क्या ब्रॉड डाउन नहीं होगा यहां पे 49,500? क्या ख्याल है आपका? अच्छा ख्याल है। वर्क इन प्रोसेस कितना है जी? 60,100। ले जी, ब्रॉड डाउन 60,000 और 100, कोई प्रॉब्लम? उसके बाद है जी फिनिश गुड्स, कितना है जी? 1,15,400। 1,15,400। उसके बाद मटेरियल परच है, ये भी ओपनिंग बैलेंस है किसी चीज का? नहीं सर, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है। ओपनिंग बैलेंस तो ऊपर वाले 3 थे बस, ये तो अब ट्रांजैक्शन शुरू हो गई है। तो सर जब आपने मटेरियल परचेज किया होगा 1,08,000 का, एंट्री क्या की होगी? डेबिट मटेरियल, क्रेडिट कैश या पेबल होगा। तो मटेरियल डेबिट हो जाएगा 1,08,000 से, तो हम यहां पे लिखेंगे 1,08,000, और यहां पे हम अपनी आसानी के लिए कैश लिखेंगे, और जहनों में एक कैश का लेजर बन रहा है जिसमें क्रेडिट जाके हो गया है कैश। ओके ओके, नहीं भाई समझ आ रही है आपको? सब अच्छा है, ओके। फिर आती है डायरेक्ट वेजेस 50,000, 50,200। क्या करेंगे जी इसका? सबसे पहले एंट्री की होगी डेबिट डायरेक्ट लेबर 50,200, और क्रेडिट किया होगा दिमागों के अंदर कैश। ऐसे ही है। ये रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल हो गया। अब इस सवाल में नहीं था एडमिन सेलिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं था इस सवाल में, नहीं उसने बात की डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की, तो हम एज्यूम करते हैं सारा ही डायरेक्ट है। वैसे भी उसने बल्कि क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट वेजेस लिखा तो हुआ है, तो इसका मतलब है सवाल में है ही डायरेक्ट। क्या ये रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल की एंट्री होगी जो भी सवाल में की थी? रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद क्या था जी? पेमेंट ऑफ पेरोल, हमने पेमेंट भी कर दी, साथ ही कर दी। उसके बाद क्या था जी? पेमेंट ऑफ डिडक्शंस। सवाल में ना उसने टैक्स का बताया ना उसने प्रोविडेंट फंड का बताया, तो वो एंट्री तो मिस हो गई। फिर अगली चीज क्या थी? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते थे? लेबर को करते थे क्रेडिट, पेरोल को करते थे क्रेडिट, और चूंकि ये डायरेक्ट लेबर है तो हम वर्क इन प्रोसेस को कर देंगे डेबिट। क्या बात समझ आती है कि नहीं? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरोल हो गई? उसके बाद एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की एंट्री, सवाल में प्रोविडेंट फंड है ही नहीं, वो एंट्री भी फारिग। अगर वो एंट्री फारिग तो फिर पेमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो भी फारिग। तो देखें हमने जो एंट्रीज बनती थी हमने कर दी। सवाल में टैक्स होता, प्रोविडेंट फंड होता, वो भी सारी एंट्रीज करते हैं। अब इस सवाल में है ही नहीं तो फिर क्या करें? लेकिन आज जो होमवर्क दिया जाएगा उसमें होंगी वो, ये तो होगा। ओके, ले जी, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? पेमेंट फॉर फैक्ट्री ओवरहेड्स 30,900। एक्चुअल है कि एब्जॉर्ब्ड है? एक्चुअल है कि एब्जॉर्ब्ड है? एक्चुअल है कि एब्जॉर्ब्ड है? और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड की पेमेंट होती है?
पेमेंट किसकी होती है? पेमेंट तो एक्चुअल की होती है। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब की कहां पेमेंट होती है? उसकी तो पेमेंट नहीं, वो तो एस्टिमेटेड होते हैं, वो तो हवा में बातें चल रही होती हैं। पेमेंट हमेशा एक्चुअल की होती है। ये बहुत बड़ा साइन है इस चीज का कि ये एक्चुअल है। तो जब पेमेंट होगी, पेमेंट एक्चुअल आएंगे तो होगी ना, अदरवाइज तो नहीं होगी। तो जब पेमेंट होगी तो मैंने क्या एंट्री की होगी एक्चुअल ओवरहेड्स की? बताई थी आपको, डेबिट एफएच कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट कैश। तो दिमागों में कैश और एफएच कंट्रोल अकाउंट डेबिट, यहां पर एक्चुअल ओवरहेड से हो जाएगा। बात समझ आती है कि पहले भी जाती है? डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्टोरी बिल्डिंग एंड मशीन्स 42,000 क्या एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? जल्दी बताओ क्या एंट्री होगी? डेबिट एफओएच, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की, 42,000 ये भी एक्चुअल ओवरहेड्स हैं और इसकी चूंकि पेमेंट नहीं होती है, कल बात मैंने आपको बता दी थी, ये क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाते हैं। ओके, लेकिन डेबिट कर देते हैं हम एफओएच कंट्रोल अकाउंट को, ये भी एक्चुअल ओवरहेड्स है। अभी एब्जॉर्ब की बात उसने कहीं नहीं की, करेगा तो करेंगे उसे भी, अभी मटेरियल भी इशू नहीं हुआ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज एज अंडर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट दिसंबर 31 अमाउंटेड टू रुपीज 50,300 एंड 1,25,800। हाँ जी, ये क्या है भाईजान? क्या ये हमें क्लोजिंग बैलेंसेस दे रहा है? क्या ये हमारे साथ बैलेंसिंग फिगर के खेल खेलना चाह रहा है? बिल्कुल ऐसे करना चाह रहा है। वो कह रहा है मैं तुम्हें कैरेट डाउन देता हूं, लेजर्स बैलेंस करो, इंट्रो में वापस जाओ और बैलेंसिंग फिगर निकालो, देखो क्या बनती है। एफआर 1 आप लोग माशाल्लाह पढ़ ही रहे होंगे। एफआर 1 में कैश फ्लो पढ़ ली आपने? नहीं पढ़ी? एनपीओ पढ़ ली है? पढ़ा गया? फिर उसके अंदर ये आप ये बैलेंसिंग निकालना सीखेंगे। ओके, वक्त आएगा तो सीख लेंगे। एनीवेज, तो भाईजान क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल कितना है जी? क्या इसको कैरेट डाउन कहा जा सकता है? कितना है? ऐसे नहीं, 50,300 नहीं, बोल 50,000, बोल 50,000, 50,300, 50,300। ओके नहीं भाई? और हमारे पास साथ ही साथ किसका क्लोजिंग है? फिनिश गुड्स का 1,25,800, 1,25,800, 125,800। दीज आर फॉर ओ लेवल्स मैन। ओके, बाकी मैट्रिक वाली बातें हो रही थी, और जब 50,000 पंजाबी वालों की बातें हो रही हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इज 2,22,500। क्या मतलब है इसका? ये क्या चीज है भाई? तर्जमा कर दें, सिंपल तर्जमा कर दें, समझ आ जाएगी। हाँ, जो चीजें बनाई हैं उनकी कॉस्ट है। क्या किधर क्या करूं? अकेला आया हुआ फंस गया, सोच रहा ना ही आता तो बेहतर था। हाँ बता मेरा भाई, किसने कहा था तुझे आने को? आ गया, अब फंस गया, बताए। मैं क्यों बताऊं? बताओ, चीजें बन के तैयार हुई हैं, क्या हुआ है, क्या करूंगा? खुद सोचें, कहां पे चीजें बनकर तैयार होकर किधर से किधर जाती हैं? हाँ तो बोल ना यार, मतलब क्यों डर क्यों रहा है? चीजें यहीं पे बन रही है ना, और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो चीजें तैयार होंगी जारी बात है यहां से यहां जाएंगी, और क्या होगा? तो इसका मतलब है कि 2,22,500 आप क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस करेंगे क्रेडिट, और फिनिश गुड्स आप करेंगे डेबिट। तो यहां पे आप लिख देंगे फिनिश गुड्स, और यहां पर आप लिख दोगे वर्क इन प्रोसेस। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन प्रोडक्शन एट 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड्स जो हैं वो आपकी प्रोडक्शन में एब्जॉर्ब कर दिए जाते हैं डायरेक्ट वेजेस के 160% के बराबर। एब्जॉर्प्शन रेट उसने दिया हुआ है, एब्जॉर्प्शन बेसिस उसकी है 160% ऑफ डायरेक्ट वेजेस बेसिस है उसकी। तो सर 50,200 का 160% निकालने कितना बनता है बताइए? 80,320। तो 80,320 से क्या होगा? वर्क इन प्रोसेस डेबिट, एफओएच क्रेडिट। तो बेसिस हमारी परसेंटेज थी, तो कोई बात नहीं, यहां पे हम लिख देंगे वर्क इन प्रोसेस, यहां पे हम लिखेंगे जी एफओएच कंट्रोल। और अगर इसकी वर्किंग में आपको बताऊं तो कैसे निकलेगी? 50,200 का 160%। जिन लोगों को ये मुश्किल लग रहा है वो यूं देख लें, 50,200 160% को कैसे लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व कर दें तब भी आंसर ये आएगा। नहीं समझ आती, मुश्किल लगता है, ये देख लें, ये ले। अब अगर ये भी मुश्किल लगता है तो फिर मेरे हाथ जुड़े हैं भाई। ओके, इससे और कुछ नहीं हो सकता।
एंट्रीज वैसे ही बन रही हैं जैसे समझाई हुई है, बस आपने पार्क करनी है, सवाल पढ़ते जाए, पार्क करते जाए एंट्रीज। आगे चले। डीजल 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 नहीं भाई असर है, सबर सबर। अच्छा महंगा बड़ा हो गया यार, पता नहीं दिमाग आप लोगों के किधर जा रहे हैं। डीजल यार मेरा आसान निकल। डीजल कॉस्टिंग रुपीज 2000, कितने? पूरे 2000 रुपए। डीजल कॉस्टिंग पूरे 2000 इंक्लूडेड इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स वॉज ट्रांसफर टू हेड ऑफिस फॉर यूज इन जनरेटर। भाईजान फैक्ट्री ओवरहेड जो 30,900 के थे, इसमें पूरे 2000 रुपए का डीजल था, इसको हेड ऑफिस में ट्रांसफर कर दिया गया ताकि वहां के जनरेटर में इस्तेमाल हो जाए। तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा यहां पे कि नहीं? क्या फर्क पड़ेगा भाई? मैंने इसको माना हुआ था अपना एक्चुअल एफओएच, लेकिन अब तो ये फैक्ट्री का खर्चा रहा ही नहीं, ये तो डीजल हेड ऑफिस चला गया, ये तो हेड ऑफिस का खर्चा हो गया, ये मेरी फैक्ट्री का खर्चा तो नहीं है। तो क्या जो मैंने 30,900 इसमें शामिल किया हुआ है, क्या इसको काट के 28,900 कर दूं? असल में तो ये बनना चाहिए ना, पहले उसने गलती से 30,900 लिख दिया, फिर जो डीजल फैक्ट्री में इस्तेमाल ही नहीं हुआ आपने यहां पे क्यों लिखना है? आप इसको ठीक करें। तो क्या 30,900 में से 2,000 निकाल दूं? देखिए काट तो नहीं सकता, पढ़े लिखे लोग हैं आप, लेकिन अगर मैं एफओएच कंट्रोल को क्रेडिट कर दूं तो इसका इंपैक्ट नलिफाई हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं क्रेडिट करूंगा एफओएच कंट्रोल अकाउंट और अपने दिमागों में शायद एडमिन एक्सपेंसेस जो हेड ऑफिस के हैं उनको कर दूंगा। तो इसलिए मैं यहां पे एडमिन एक्सपेंसेस लिख रहा हूं कि ये दूसरी तरफ जाके वहां पे डेबिट हो जाएगा, फिर हेड ऑफिस जाने उनका काम जाने, फैक्ट्री को तो उससे कोई गर्ज नहीं है, फैक्ट्री वाले एडमिन सेलिंग वगैरह की बातों को नहीं सुनते। बहरहाल हमारा खर्चा नहीं है, हमने निकाल दिया। ओके बात समझ आ गई? आगे चले। अब बिल फॉर रिपेयर्स अमाउंटिंग टू ₹12,000 अंडरटेकन एट द फैक्ट्री रिमेन अनपेड एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। 12,000 रुपए का रिपेयर का खर्चा फैक्ट्री का क्वार्टर के एंड पे नहीं हुआ, क्या करूं? व्हाट शुड बी डन? जल्दी बोल, भूख लग रही, घर जाके खाना भी खाना जी। इसका तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या ये मेरी फैक्ट्री का खर्चा है? एक्रूअल कैश बेसिस पढ़ा दिए सर ने FR1 ने, तो फिर मतलब क्यों नहीं होगा? अजीब आदमी है तू, 11:30 बजे क्लास में आता रहे तू, क्लास लेके एक्रूअल की, अब कह रहा है मुझे आता है एक्रूअल। बताऊंगा मैं सर को। भाईजान गौर कीजिए, ये 30,900 के ओवरहेड वो थे जो कि हमने पे कर दिए, ये 42,000 के खर्चे वो थे जो कि डेप्रिसिएशन के बंद में चले गए। सर कुछ खर्चे ऐसे भी तो होंगे ना जो इनकर हो गए पर पे नहीं हुए, पर मेरे खर्चे तो हैं। तो सर ये उसने बताया कि 12,000 रुपए का खर्चा मेरा हो गया, काम मैंने करा लिया, पेमेंट नहीं की। तो सर अगर पेमेंट नहीं की तो क्या मेरा वो एक्चुअल ओवरहेड नहीं है? मेरा एक्चुअल ओवरहेड है। कहां पे मैंने आपको ये बात बताई कि आपने ओवरहेड्स के अंदर बस वो खर्चे लेने हैं जो कि पेड है? मैंने तो ये बात नहीं बताई है। एक्रूअल बेसिस चलती है, आपका जो खर्चा इनकर हुआ आपने वो कंसिडर करना है, पे हुआ हो या ना हो। इस सवाल में उसने पेड अलहदा बता दिए, अनपेड उसने अलहदा बता दिए। तो ठीक है कोई बात नहीं, खर्चा तो है हमारा, तो हम यहां पे लिखेंगे 12,000, एंट्री करेंगे डेबिट एफएच कंट्रोल अकाउंट, क्रेडिट ओवरहेड्स पेबल करेंगे तो हम इसको लिखेंगे ओवरहेड्स पेबल, हमारा खर्चा तो है। ओके अगले साल जब पे होगा तो दोबारा अगले साल एफएच कंट्रोल के डेबिट पे आएगा, बताएं? अगले साल जब ये 12,000 पे ऑफ हो जाएगा, क्या मैं दोबारा उसको एफएच कंट्रोल अकाउंट के डेबिट पे लिखूंगा? नहीं सर, क्यों लिखूंगा? आपने ये डेबिट कर दिया, क्रेडिट आपने कर दिया पेबल, अगले साल पेबल डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा, बस एक ही दफा आएगा। तो ये खर्चे शायद इसी साल के थे, इसी साल पे हो गए, ये इस साल के थे पर पे नहीं हुए, तो हमने तो एक्रूअल पे चलना है भाई। ओके हाँ, इसमें से 2,000 निकल गया तो ये 28,900 हो गया, लेकिन हम पढ़े लिखों वाली बात कर रहे हैं, हम लेजर क्रेडिट कर रहे हैं, इसको काट के 28,900 नहीं कर रहे। ओके कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, वो कहते हैं यार इसको इनर कॉलम में लिख के ना 30,900 को -2,000 करके 28,900 यहाँ पे लिख दो। कुछ लोग ये भी बात करते हैं, दोनों तरीके ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि आप जरा इसको प्रेजेंट करें। देखो मैंने पहले रिकॉर्ड करके रिवर्स किया उसको। मटेरियल कॉस्टिंग 2400 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय बारिशें। हाँ जी, 2400 रुपए का मटेरियल जो है वो बारिश की नजर हो गया। जब बारिश आती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा पानी आता है, यहाँ पे ज्यादा बारिश आ गई होगी तो ज्यादा पानी आ गया, जिसकी वजह से ज्यादा मटेरियल मेरा जाया हो गया। तो क्या करेंगे भाई, 2400 का क्या करेंगे? हाँ बस मटेरियल क्रेडिट हो जाएगा। यस मैन यू आर राइट। तो एफओएच खर्चा तो हो गया ना, मेरा खर्चा तो हो गया, तो एफओएच डेबिट और मटेरियल जाया हो गया, ये तो निकल गया।
अच्छा, इससे ना थोड़ा सा इख्तलाफ रहता है लोगों को। ये एंट्री मैंने लिख तो दी है यहां पे, लेकिन लोगों को ना इख्तलाफ रहता है इससे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि, और बात भी सही है, लोग कहते हैं कि भाईजान ये आपका एबनॉर्मल खर्चा है, एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस कभी भी आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। आपने एफएच कंट्रोल में शामिल किया और अब आप इसको अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बना दोगे, ऐसे ही है। तो इसलिए एबनॉर्मल इसमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन कोई बात नहीं, आपने इसको ऐसे ही कर देना, कुछ नहीं होता। क्योंकि होगा क्या, इसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं हिल रही। प्रोडक्ट कॉस्ट में तो आप 80 320 अपने तरीके से लेके गए, इसका फर्क पड़ेगा अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स के ऊपर। और अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स डायरेक्ट ही बारों बार कॉस्ट ऑफ सेल में आके एडजस्ट हो जाएंगे। कैसे ही है? तो इसका मतलब यह है कि लोग वहां पे तराज करते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ सेल में नहीं जाना चाहिए, एडमिन में जाना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बद इंतजामी की वजह से हुआ है। खैर, आपने ऐसे ही करना है, बस जैसे मैं कर रहा हूं, इस पर ज्यादा इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही है ये। ओके, ले जी, अब इन लेजर्स को क्लोज करते हैं। क्लोज करें इसको। बैलेंसिंग क्या निकलता है? क्या बैलेंस्ड ऑलरेडी? हाँ बताएं, क्या बैलेंसिंग क्या निकलता है बताइए। और इससे ज्यादा अमाउंट तो बता। अकेला आ गया, फंस गया, बता भी नहीं रहा। 1,04,800। ओके, 1,04,800 बैलेंसिंग है। ये क्या चीज है भाई? ये वो मटेरियल है जो कि किधर गया? ये वर्क इन प्रोसेस में गया। तो डेबिट वर्क इन प्रोसेस, क्रेडिट मटेरियल। ले जाइए, बैलेंसिंग फिगर हो गई हमारी। ओके, वर्क इन प्रोसेस का कैरी डाउन आएगा बैलेंसिंग, बताइए। सॉरी, 72,920 आ गया जी। ये बताइए जी, इसमें बैलेंसिंग क्या निकलेगा? इसमें शायद कॉस्ट ऑफ सेल में जाने वाली अमाउंट निकलेगी, बताइए। 2,12,100। तो आप एंट्री करेंगे क्रेडिट फिनिश गुड्स, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल। मैं फिनिश गुड्स को एफजी लिख रहा हूं, आपने पूरा लिखना है। मैं कॉस्ट ऑफ सेल को कॉन्स लिख रहा हूं, आपने पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स लिखना है। ओके, उसके बाद ये लेजर तो ऑलरेडी मैच ही है, इसमें तो कुछ नहीं करना। ये भी क्लोज हो गया। ये बताइए जी, इसमें क्या हिसाब किताब है? इधर आएगा मेरे ख्याल में, 82, 40, 72, हाँ इधर आएगा कुछ। 4,980। ये क्या है भाई? वट इज 4,980? नहीं है क्या ये? बैलेंसिंग है क्या ये? ओके, अजीब आदमी है तू। एक्चुअल ओवरेज टोटल करवाओ, कितने हैं? 30,900। लेकिन 30,900 तो नहीं है, इसमें से 2,000 निकालना है। ओके, 2,000 निकाल दे, कितना बन गया? 28,900। फिर 42,000 के एक्चुअल ओवरहेड हुए, फिर 12,000 के एक्चुअल ओवरहेड हुए, और 2,400 के हुए। टोटल कितने हो गए बताएं? 85,300 पूरे के। ओके, ये एक्चुअल ओवरहेड थे, इतने करने चाहिए थे। मैंने एब्जॉर्ब कितने के करवाए? 80,320 के। क्या आंसर आ रहा है? क्या आप 4,980 आ रहा है? क्या सेम है? नेगेटिव आ रहा है। अंडर एब्जॉर्ब, ओवर एब्जॉर्ब? सर, 85,300 के कराने मैंने 80,320 के कर दिए, 4,980 से कम करवाए। ये अंडर एब्जॉर्ब है भाई। इसकी एंट्री क्या होगी? क्रेडिट एफएच कंट्रोल अकाउंट, डेबिट कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। तो यहां पर आ जाएगा 4,980 एफओएच कंट्रोल अकाउंट। क्लोज करें जी, कॉक्स को भी, आखिरी रह गया ये भी क्लोज हो गया। 2,17,080 ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। सवाल खत्म हुआ। ठीक होगी बात समझ आ गई? दैट वाज एन इजी क्वेश्चन। आए जी आज के होमवर्क पे। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, सिंध कॉरपोरेशन वाला। नहीं कर सकते आप, छोड़ दें।
क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 आपने करना है, अभी 5 और 6 आप नहीं कर सकते, वो इंटरलॉकिंग का सवाल है, कल करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी का सवाल है, 2 भी छोड़ दें। तो बस फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 करें, क्वेश्चन नंबर 6 आपने नहीं करना अभी। वैसे एक मेरा दिल चाह रहा है, पता नहीं क्यों दिल मेरा ये चाह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे तो दूं, लेकिन आपको कह दूं इंटीग्रेटेड से कर लें। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपने ना इंटीग्रेटेड से करना है। ये सवाल उसने मांगा इंटरलॉकिंग से हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होता। बीच में एक जनरल लेजर लिखा हुआ है ना, जनरल लेजर लिखा हुआ है, ये ऊपर जो डेबिट क्रेडिट है ना, इसमें जनरल लेजर लिखा हुआ है, इसको इग्नोर कर देना है, इसको छोड़े, बाकी सारा कुछ आप इंटीग्रेटेड से कर सकते हैं। तो ये बाकी सारा सवाल आपने कल करके आना है, सारी एंट्रीज आपने लिख के आनी है और आपने लेजर भी बना के आना है कल। कल मैं इंटरलॉकिंग की पहले आपको एंट्री समझाऊंगा, 10 मिनट का काम है, उसके बाद फिर मैं यही सवाल सिंध कॉर्पोरेशन वाला आपके साथ सॉल्व करूंगा। देखें फिर आप मैच करेंगे तो आपको बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। तो कल आपने ये सवाल एक ये करके आना है, 4 तो आपने वैसे ही करके आना है, ये मैं बस डिस्कस ही करूंगा आपके साथ। और 6 मैं इंशाल्लाह इंटरलॉकिंग पढ़ा के ना तो क्लास में सॉल्व कराऊंगा, ये भी हो जाएगा। उसके बाद 5 आपको होमवर्क देंगे, आसान है। फिर हम 2 करेंगे, 2 के बाद 1 करेंगे। मंडे या ट्यूसडे को आपका ये चैप्टर भी इंशाल्लाह फारिग हो जाएगा। कितने 5 चैप्टर हो जाएंगे बस, मार्जिन अब्जॉर्प्शन कॉस्ट बस। ठीक है, इंशाल्लाह मई के महीने में हम 9 के चैप्टर कर लेंगे टोटल अपने। ठीक है, टारगेट प्रॉफिट बड़ा छोटा सा है चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर कर लेंगे हम इंशाल्लाह। मुलाकात होती है कल, अल्लाह हाफिज़।